हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है, इसको पढ़ रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं एक एक से। छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड शिक्षक का विचार बेहतर है। टॉपिक क्या है? छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड शिक्षक विचार बेहतर है। इसको देखते हैं। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को बताया कि देश की साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है 12 वर्षों में 74% से बढ़कर के 2023-24 में 80.9% हो गई है। क्या बताया उन्होंने? साक्षरता दर 12 वर्षों में 74% से बढ़कर के 80.9% हो गई है। तो ताजा रिपोर्ट है कि हिमाचल पूर्ण साक्षरता वाला 5वां राज्य बन गया है, लेकिन प्रथम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 का हर दूसरा बच्चा कक्षा 2 का सामान्य पाठ नहीं पढ़ सकता है। बात क्या की गई है कि 12 वर्षों में 74% लिटरेसी रेट कितनी बढ़ गई है अपनी 2023-24 के जो आंकड़े उनके अकॉर्डिंग 80.9%। तो हिमाचल प्रदेश है ना, वो पूर्ण साक्षरता वाला 5वां राज्य बन गया है। लेकिन जो प्रथम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 का हर दूसरा बच्चा कक्षा 2 का सामान्य पाठ नहीं पढ़ सकता है। यानी देश में पहली बार आंध्र प्रदेश ने 1200 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित पाल यानी पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग लागू की थी। 1200 स्कूलों में किसने? आंध्र प्रदेश ने। लेकिन 2023 से 25 तक इस तकनीक के लाभ के अध्ययन में पता चला कि आम छात्रों के मुताबिक इन स्कूलों के छात्रों की लर्निंग 2.3 गुना बढ़ गई है। यानी कक्षा 6 का छात्र है ना, और छात्राओं का लर्निंग प्रतिशत ज्यादा है। एक साल में इस तकनीक में सामान्य स्कूल के छात्र के मुकाबले 2.3 साल आगे का ज्ञान पाता है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर इस अध्ययन के बाद मान रहे हैं कि इस तकनीक को भारत के पूर्व एजुकेशन सिस्टम में लागू करना चाहिए। हर छात्र की विषय पर समझ पहचान कर पाल यानी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन क्या है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग उसे आगे अगले चरण की ओर ले जाता है। हर छात्र के पास अपना एआई टीचर होता है। कक्षा की टीचर का काम सिर्फ यह देखना है कि छात्र इस तकनीक को इस्तेमाल करने में टैबलेट के बटन को ठीक से दबा रहा है या नहीं। शिक्षार्थियों के बीच लर्निंग गैप बड़ी समस्या है, ऐसे में युक्तियां जरूरी हैं। अगला, दक्षिण एशिया में नीति पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। नई नीति पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। इसको मनोज जोशी विदेश मामलों के जानकार हैं, ये देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। भारत पर थोपे गए टैरिफ की बात करते हुए ट्रंप ने मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और ग्रेट फ्रेंड कहा। जन्मदिन पर भी मोदी को बधाई देते हुए ट्रंप ने कहा था कि आप शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन जब भारत को लेकर अमेरिका नीति की बात आई तो उनकी सरकार ने रुख सख्त कर लिया। बीते 25 सालों में भारत अमेरिका की दोस्ती और सैन्य साझेदारी तेजी से बढ़ी थी। 2016 में तो भारत को महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी तक का दर्जा दे दिया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत ने 4 बुनियादी सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। बाइडेन शासन में दोनों देशों ने अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों के सहयोग का नया चरण शुरू किया था। इस बारे में बहुत सी उम्मीदें थी कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये संबंध कैसे रहेंगे, लेकिन बेहतरी के उलट अब दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ रही है। आज भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। इसमें 25% तो रूस से तेल खरीदने के कारण थोपा गया। यकीनन अमेरिका और पाकिस्तान का बढ़ता रिश्ता भी एक मुद्दा है, जो ट्रंप द्वारा असीर जो मुनीर हैं उनको लंच पर बुलाने से जाहिर हो गया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव कम करने में भूमिका निभाई।
इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के मुद्दे में भी न केवल दखल दिया और उस पर बमबारी भी की। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी अभियान में अपना शानदार साझेदार बताया। अपने रक्षा हितों के चलते अमेरिका भी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है। मुनीर और पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख जहीर अहमद बाबर की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के रक्षा संबंधों में आई गर्मजोशी का संकेत है। अमेरिका इस संबंध को क्षेत्रीय स्थिरता और भारत से तनाव कम करने की रणनीति में भी उपयोग करता है मानता है। अब ट्रंप फिर से शहबाज शरीफ और मुनीर से अमेरिका में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। 2018 में अपने पहले कार्यक्रम में ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत को उसके चाबहार प्रोजेक्ट के लिए छूट दी थी। इससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिली थी, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने यह छूट भी रद्द कर दी है। इससे वहां कार्यरत भारतीय कंपनियां भी प्रतिबंधित के दायरे में आ जाएंगी। अब अमेरिका ने भी नए H-1B वीजा धारकों से $1 लाख यानी 88 लाख रुपए का शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। इन वीजा धारकों, ये वीजा से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि H-1B वीजा क्या है, किससे संबंधित है, संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो इन वीजा धारकों में 72% भारतीय होते हैं। और यह बढ़ी हुई वार्षिक शुल्क राशि TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियों की औसत वेतन से भी अधिक है। ये कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। इस निर्णय का असर उन पर भी पड़ेगा। वीजा की अतिरिक्त लागत के कारण अमेरिकी कंपनियां भी भारतीयों को काम देने से हिचकेंगी। यह मागा समर्थकों की मंशा भी है। नए घटनाक्रम में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान के बरगाम एयरबेस को वापस लेना चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान के बरगाम एयरबेस को वापस लेना चाहिए। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध में भी इसी बेस का उपयोग किया था। ट्रंप का दावा है कि बेस के पास ही चीन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। इधर तालिबान ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका को फिर से बेस इस्तेमाल करने देने का सवाल ही नहीं उठता है। इन सभी प्रकरणों से सवाल उठता है कि क्या ट्रंप दक्षिण एशिया में नई अमेरिकी नीति पर विचार कर रहे हैं। ऐसी नीति जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते बढ़ाती है, भले ही इसके लिए भारत को अलग थलग करना पड़े, लेकिन ध्यान दें कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया गया है। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर क्वाड और हिंद महासागर क्षेत्र का क्या होगा। यही तो भारत अमेरिका रिश्तों का मूल भाव है, जो चीन पर लगाम रखने के लिए दोनों देशों के साझा हितों पर आधारित है। लेकिन लगता है कि अमेरिका अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहा है। ट्रंप अक्टूबर में शी जिनपिंग से मिलने की योजना बना रहे हैं। यह भारत अमेरिका तालमेल की नींव को कमजोर करेगा, लेकिन शायद ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, प्रगति के नए इंजन बनते GCC। आदित्य सिन्हा लिखते हैं कि जो कि लेखक है, लोक नीति विश्लेषक। पिछले कुछ समय से भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC, हिंदी में बोले तो ग्लोबल मतलब वैश्विक, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, सेंटर्स मतलब केंद्र, यानी वैश्विक क्षमता केंद्रों ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के मानचित्र पर मजबूती से उभरा है। GCC कहे जाने वाले एक केंद्र विकास के नए इंजन बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा H-1 वीजा पर की जा रही मनमानी के बाद भारत के लिए जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वैश्विक क्षमता केंद्रों के मोर्चे पर बन रहे अवसरों का दायरा और भी बढ़ सकता है। बदलती हुई परिस्थितियों में निवेश को लुभाने और प्रतिभाओं को खपाने की कहीं अधिक गुंजाइश बनेगी। एक तरह से H-1
वीजा प्रतिबंध देश में रोजगार विस्तार और नवाचार को गति देने का माध्यम भी बन सकते हैं। जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी अन्य देश में स्थापित कार्यस्थल होता है। जीसीसी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी अन्य देश में स्थापित कार्यस्थल होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य सॉफ्टवेयर विकास, अनुसंधान, डाटा विश्लेषक, ग्राहक सहायता और वित्तीय प्रबंधन जैसे व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं को संभालना है। एक समय देश में कॉल सेंटर कामकाज की संस्कृति बहुत विकसित हुई थी, पर ये जीसीसी उनसे कहीं बढ़कर है। ये नए उत्पादों का डिजाइन करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े उपकरण बनाते हैं, वैश्विक बैंकिंग संचालन संभालते हैं, यहाँ तक कि अपनी मूल कंपनियों के लिए उच्च स्तरीय शोध भी करते हैं। भारत में 1800 से अधिक जीसीसी सक्रिय हैं। कितने? 1800 से, जो 21.6 लाख अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। भारत में 1800 से अधिक जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वैश्विक क्षमता केंद्र हैं। 1800 से अधिक संख्या है और 21.6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। भारत में प्रतिभाओं के बड़े वर्ग अपेक्षाकृत कम लागत और वीजा सहूलियत जैसे प्रमुख पहलू वैश्विक दिग्गजों को यहाँ जीसीसी की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। देखा जाए तो भारत जीसीसी इकोसिस्टम दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के लिए कम पैसों में अधिक नवाचार का आधार बनता जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रतिभाओं को भी लाभ मिल रहा है। कैटालाइजिंग वैल्यू क्रिएशन इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? कैटालाइजिंग वैल्यू क्रिएशन इन इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शीर्षक से प्रकाशित पीडब्ल्यूसी की एक हालिया रिपोर्ट वैश्विक कंपनियों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीसीसी के महत्व पर प्रकाश डालती है। जीसीसी के द्वारा अपनी मूल कंपनियों के कामकाज का बहुत छोटा सा हिस्सा संभालने के बावजूद वित्त वर्ष 2020 से 24 के बीच इन्होंने अपनी मूल कंपनियों के लिए सालाना 10 से 11% की वैल्यू बढ़ाने का काम किया है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप बीसीजी की रिपोर्ट भी ये बताती है कि भारत न केवल जीसीसी का सबसे बड़ा केंद्र है बल्कि प्रदर्शन के मामले में भी सबसे संतुलित है। भारत में 30% जीसीसी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि 6% ही ऐसे हैं जो अन्य देशों से कमतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जीसीसी अब एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिटिक्स और उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइन जैसे आधुनिक और उन्नत क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। वे जोखिम और अनुपालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ग्राहक सेवा वितरण और संचालन के स्तर पर डिजिटल क्रियाकलाप की प्रक्रिया से भी जुड़े हुए हैं। इस दौर में जब एआई और जेएनआई अपने आरंभिक चरण में है, तब भारतीय जीसीसी लागत बचत और वितरण भूमिकाओं से नवाचार केंद्रों में बदल रहे हैं, जो वैश्विक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमताएं बढ़ाने और उनकी प्रगति में सहायक बन रहे हैं। केंद्र सरकार भी जीसीसी को प्रोत्साहन देने में लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ दिन पहले ही विशाखापत्तनम में जो आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर भारत को जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का सबसे आकर्षक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था विशाखापत्तनम में क्या कहा था कि केंद्र राज्य मिलकर के जीसीसी को सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। उनका आशा थी कि बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे महानगर आज इस मुहिम में आगे हैं, लेकिन इसके विकास की अगली बयार टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहनी चाहिए। इसके लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि से इस मोर्चे पर प्रयासों को परवान चढ़ाने में लगी है। इसके चलते देश भर में हवाई अड्डों, रेलवे, मेट्रो, बंदरगाह और राजमार्गों का विस्तार हो रहा है। उद्योग संगठन CII
ने भी जीसीसी इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। उन्होंने सुझाया कि केंद्र, राज्य और वैश्विक निवेशकों के बीच समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय जीसीसी परिषद गठित की जाए। एआई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्वांटम एनालिटिक्स जैसे उन्नत क्षेत्रों के लिए भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल आर्थिक क्षेत्र यानी डीईजेड विकसित किए जाएं। साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग, शोध, विकास और उत्पाद नवाचार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से उद्योग शिक्षा साझेदारी को भी मजबूत करने पर भी उसमें जोर दिया है। जीसीसी के अगले चरण के विस्तार में महानगरों से परे उनका दायरा बढ़ाने के लिए एक सिंगल विंडो अनुमति प्रणाली अपनानी होगी, ताकि वैश्विक कंपनियों को भूमि अधिग्रहण, डाटा केंद्र और अनुपालन संबंधी अनुमति त्वरित गति से प्राप्त हो सके। दूसरा क्या हो सकता है कि उच्च मूल्य से जुड़े कार्यों के लिए लक्षित प्रोत्साहनों का डिजाइन भी उतना भी महत्वपूर्ण है, जो जीसीसी को शोध एवं विकास, उत्पाद डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसे परिदृश्य में आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है कि छोटा शहरों में बुनियादी ढांचों और उससे जुड़े अन्य अनेक पहलुओं को दुरुस्त करना है। चौथा, कौशल के स्तर पर खाई को पाटना है। इसके लिए भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर कौशल विकास एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है, जो उद्योग शिक्षा साझेदारी पर आधारित है। इस दिशा में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर जीसीसी नीतियों का राष्ट्रीय ढांचे से उचित तालमेल भी उतना ही आवश्यक होगा। स्थानीय स्तर पर भूमि और बिजली सब्सिडी और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर भी सक्रियता दिखानी होगी। यदि इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया तो इस दशक के अंत तक जीसीसी 2.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने के साथ नवाचार को नई उड़ान दे सकते हैं। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल देखेंगे, फिर संपादकीय देखेंगे, सावधानी का तकाजा। सावधानी का तकाजा, इससे संबंधित बातें करते हैं अपन। किसी भी विरोध प्रदर्शन में अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सामने रखी जाएं तो उसके अंजाम तक पहुंचने और सर्वमान्य हल निकालने की उम्मीद की जा सकती है। विडंबना यह है कि कई बार मुद्दे सुलगते रहते हैं और सरकार को वक्त पर उसका समाधान निकालने की जरूरत महसूस नहीं होती है। वहीं लंबे वक्त तक टालम टोल या कोताही आखिरकार असंतोष की स्थिति पैदा करती है। फिर जब तक प्रतिक्रिया का स्वरूप अनियंत्रित और अराजक होता है, तब कई बार उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। लेह में बुधवार को हुई हिंसा इन्हीं स्थितियों का नतीजा लगती है। गौरतलब है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में लोग आंदोलन पर उतरे हुए थे और पर्यावरण कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक भी 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर थे। मगर बुधवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो उठा और लोगों ने भाजपा कार्यालय को भी आके हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों के साथ झड़पें हुई। इसके दौरान कई लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। सवाल है कि अपनी मांगों के साथ कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के सामने आखिर कैसी स्थिति पैदा हुई कि उन्होंने हिंसक रास्ता अख्तियार कर लिया। पिछले कई दिनों से वहां शांतिपूर्ण हालात थे, उनमें अराजकता को अचानक उपजी किसी स्थिति का नतीजा मानना थोड़ा मुश्किल हो लगता है, खास तौर पर जब पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने का सवाल नया नहीं हो। इसके अलावा लेह और कारगिल के अलग अलग लोकसभा की सीटें तय करने और रोजगार में आरक्षण की मांग के अहम मुद्दे, यानी वो स्टेट पीएससी की डिमांड कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की और आश्वासन दिया गया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को करीब 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब भी इस पर स्थानीय समूहों, लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ सिर्फ बातचीत ही चल रही है। आखिर केंद्र सरकार की
घोषणाओं के समानांतर लद्दाख के लोगों की स्पष्ट मांगों के बावजूद सबसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने को लेकर सहमति बनाने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? सच यह है कि जब प्रमुख मांगों को पूरा करने या समस्या का सर्वमान्य हल निकालने को लेकर कोताही बरती जाती है या टालमटोल किया जाता है तो उससे जुड़े अन्य मुद्दे भी अपना असर डालने लगते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान वहां बेरोजगारी एक जटिल समस्या बनकर उभरी। ऐसी शिकायतों ने वहां तूल पकड़ा है कि अलग अलग बहाने बनाकर स्थानीय लोगों को नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। लद्दाख को संरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों, खासकर रोजगार की उम्मीद में वक्त काटते हुए युवाओं के बीच स्वाभाविक रूप से असंतोष नई नई जड़ें जमाना शुरू कर दिया है। इस तरह की संवेदनशील स्थितियों से अगर समय पर नहीं निपटा जाए तो कुछ समय बाद उन्हें संभालना मुश्किल होता है। लेकिन लेह में भड़की हिंसा की तुलना में कुछ लोगों ने नेपाल की जेनजी करने की कोशिश की है। बेहतर है कि हमारे देश में अराजकता की स्थिति न उपजे, इसलिए जरूरत की बात इस बात की है कि सरकार बिना देर किए आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों और समस्या की मूल बिंदुओं पर विचार करके एक ठोस और सर्वमान्य हल तक पहुंचे, ताकि अवांछित तत्वों की किसी साजिश को पांव जमाने का मौका न मिले। बहुत ही शानदार एडिटोरियल संपादकीय है। राष्ट्रीय सहारा का ये संपादकीय ऑलमोस्ट इसी सब्जेक्ट पर रहेगा, सुलग उठा लद्दाख। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्व राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के आंदोलनकारियों और पुलिस की झड़पों से 4 लोगों की मौत हो गई और हिंसा के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार को लेकर 15 दिनों से चली रही भूख हड़ताल को खत्म कर दी गई है। सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर कुछ लोगों को दोषी ठहरा रही है। कह रही है कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वे इन विषयों पर बैठकर अक्टूबर की बजाय इस माह के अंत तक की जा सकती है। आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत भी की है। सोना वांगचुक की निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण लद्दाख और उसके युवाओं को भारी कीमत चुकाने की भी गृह मंत्रालय कर रहा है। इस हिंसा को साजिश का नतीजा बताया गया है। माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लद्दाख जैसी शांत जगह में इससे पहले 1989 में बड़ी हिंसा हुई थी। वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रदर्शनों का हवाला दिया, जिससे जनता गुमराह हो सकती है। हालांकि उन्होंने युवाओं से अपील की कि हिंसा बंद करें क्योंकि इससे स्थिति खराब होगी। वांगचुक ने 5 बार भूख हड़ताल का हवाला देते हुए शांति के संदेश को असफल होते देख दुख व्यक्त किया। संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर की राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम, असम यानी ATMM जनजाति आबादी के लिए बनाई गई है। इसके तहत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और लद्दाख के युवाओं में आरक्षण के प्रति आक्रोश भी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 45% से बढ़ाकर के 84% आरक्षण किया गया है और महिलाओं को तिहाई आरक्षण दिया गया है। आंदोलनकारी लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की मांग भी कर रहे हैं। बेशक सरकार को किसी निर्णय में स्थानीय जनता की मांगों और जरूरतों को तवज्जो दी जानी चाहिए। एक तरफा फैसला जनता को उकसाने वाले साबित हो सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देश के हर नागरिक को है। भीड़ की उग्र होने, आगजनी और तोड़फोड़ और उन्माद फैलाने पर अंकुश रखना सरकार के लिए जरूरी है। इस इलाके के चीन की सीमाओं से लगे होने के चलते कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पूर्व चौतरफा विचार विमर्श की जरूरत होती है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगला हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है, स्वर्ण का बढ़ता भाव। स्वर्ण की कीमत अक्सर चिंता में डाल देती है। इधर करीब 6 महीने से स्वर्ण की भाव में कमोबेश तेजी बनी हुई है। खासकर 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच स्वर्ण की कीमत में तेजी देखी जा रही है। अगर बढ़त का यही क्रम जारी रहा तो भारतीय मध्यम वर्ग के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा।
जिस देश में करीब 90% लोगों की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, वहां अगर प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत ही 1 लाख रुपए पार रहे तो परेशानी का सही ही अनुमान लगाया जा सकता है। जाहिर है कि भारत में किसी भी संस्कार आयोजन में स्वर्ण की जरूरत पड़ती है, इस जरूरत को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये बात ठीक है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रभाव से स्वर्ण की कीमत कुछ घटी है, पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। वह त्योहारी समय है तो इसमें स्वर्ण की बिक्री बढ़ जाती है, शायद दिवाली के समय कीमतों में बढ़त रहेगी, इसके बाद शादियों का मौसम पड़ेगा, फिर तेजी आएगी। फिलहाल कुछ घटने के बावजूद 24 कैरेट की 10 ग्राम स्वर्ण की कीमत 1,15,000 रुपए से भी ज़्यादा है। आमतौर पर भारत में 22 कैरेट के सोने से जेवर बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेवर कितने कैरेट से बनाए जाते हैं? 22 कैरेट से। इस कैरेट वर्ग के सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,05,000 रुपये होता है, इससे ज़्यादा। कुल मिलाकर यह बात स्थापित हो चुकी है कि स्वर्ण की कीमत 1 लाख पार पहुंचकर चढ़ती जा रही है। यह बढ़कर कहां तक जारी रहेगी कोई नहीं जानता। अब भारतीय सराफा बाजार इतिहास में वह दर्ज हो चुका है कि 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच 24 कैरेट की 100 ग्राम सोने की कीमत 45,200 रुपये बढ़ोतरी देखी गई। इस पर अनेक विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि बहुमूल्य पीली धातु बेचने का यह समय नहीं है, सही समय नहीं है, क्योंकि कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है। दुनिया में लोग ही नहीं है बल्कि अनेक केंद्रीय बैंक भी हैं, कुछ समय से सोना खरीदने में लगे हैं। जिन्होंने सोना खरीद रखा है उनको सलाह दी जा रही है कि यह सोना बेचकर मुनाफा कमाने का समय नहीं है। मतलब सोने के भाव में अनिश्चितता बनी रहेगी। यह बात स्वाभाविक बात है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है तब स्वर्ण की कीमतों में रह रह कर की तेजी आएगी। विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी फैसलों का असर स्वर्ण बाजार में पड़ेगा। अतः उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया में युद्ध, धरने और अमन चैन बहाल हो। जब अशांति होती है तब लोग अपना पैसा स्वर्ण खरीदने में लगाने लगते हैं। अशांति के समय शेयर बाजार और रियल एस्टेट की बढ़त प्रभावित होती है, तो स्वर्ण बाजार निवेश बढ़ जाता है। उपाय क्या है? अर्थव्यवस्था की दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा काम की जरूरत है ताकि स्वर्ण में निवेश के प्रति लोगों का रुझान कम हो। वहाँ कंपनियों और कॉरपोरेट प्रबंधकों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जब किसी अर्थव्यवस्था में धन का कुप्रबंधन होता है तब भी स्वर्ण के भाव में तेजी आती है। क्या? अर्थव्यवस्था में धन का कुप्रबंधन होता है तब भी तेजी आती है। बस उम्मीद की जाती है कि निवेशक संतुलन बनाकर चलेंगे। गौर करने की बात है कि आज से 100 साल पहले सोने का भाव मात्र 19 रुपये था। 1960 से 80 के बीच 111 रुपये से बढ़कर के 1300 रुपये पार पहुंच गया था। इधर की वर्षों में देखें तो 15 में सोना 25,000 रुपये से नीचे था, अब 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इस बहुमूल्य धातु की कीमतों में संतुलन के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को समग्रता में और शक्ति और स्थिरता प्रदान की जाए। MiG-21 विमान को मिल गया आराम। BK मुरली, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड। भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान 26 सितंबर के बारे में बात करें, आज 29 तारीख हो जाती है, तो 26 दिसंबर को अपनी आखिरी उड़ान भरने जा रहा। अब यह हमारे सुरक्षा बेड़े का नहीं, संग्रहालय का हिस्सा हो जाएगा। मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि 1975 में जब मैं भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ तब मुझे सबसे पहले MiG-21 स्क्वाइन में ही भेजा गया था। स्क्वाइन से जो परिचित नहीं है उन्हें बता दूं कि एक स्क्वाइन 18 विमानों से तैयार होता है, जिनमें 16 फाइटर और 2 अभ्यास करने वाले विमान होते हैं। स्क्वाइन का मतलब क्या है? 18 विमान, एक स्क्वाइन 18 विमानों से तैयार होता है। एक स्क्वाइन 18 विमानों से तैयार होता है, जिनमें क्या होता है? 16 फाइटर जेट होते हैं और 2 अभ्यास करने वाले जेट होते हैं। मुझे आज वह दिन आज भी याद है कि एक अलग ही उत्साह था हमने। यह देश का पहला सुपरसोनिक विमान था, इसलिए इसकी मांग काफी ज्यादा थी। इंटरसेप्शन में इसका इस्तेमाल होता था
यानी हवाई मार्ग से कोई हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता, उसे मार गिराने की महती जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, यदि कोई हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है हवाई मार्ग से, तो उसको मार गिराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इसको इंटरसेप्शन कह रहे हैं। तो मगर इस विमान के आकर्षक की एक बड़ी वजह इसकी गति थी, यानी 300 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से रनवे पर उतरता, जो उसमें सर्वाधिक मानी जाती थी। 1975 के बारे में बात कर रहे हैं। इस कारण उन पायलटों को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती जिनमें कौशल होता था। यह धारणा आज भी कायम है कि जिसने मिग 21 उड़ा लिया वह देश का बेहतरीन पायलट है। इसे रूस से लाया गया था और मार्च अप्रैल 1963 में सबसे पहले चंडीगढ़ में उतारा गया था। दिलचस्प है कि आज इसकी आधिकारिक विदाई भी वहीं से हो रही है, यानी सबसे पहले कहाँ से उतारा गया था, चंडीगढ़ से, और 26 सितंबर के दिन इसकी विदाई भी कहाँ से, चंडीगढ़ से हो रही है। हमारे सुरक्षा बेड़े का यह कितना अहम हिस्सा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 65 से 99 के कारगिल युद्ध तक और हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर तक यह हमारी सुरक्षा पंक्ति में सबसे आगे रहा है। बालाकोट हमले के बाद जब दुश्मन देश का F-16 विमान हमारी सीमा में घुस गया, तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने उसी मिग 21 बाइसन से ही मार गिराया था। मिग 21 को एक अन्य भूमिका के लिए भी याद रखा जाएगा। दरअसल हमारे बेड़े में 874 मिग 21 विमान हैं, जिनमें से 660 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक और कोरापुट केंद्र में तैयार किए गए हैं, जिसके कारण वहां हजारों एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को रोजगार मिला और इसके कल पुर्जे के छोटे छोटे उद्योग विकसित हुए। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को इसने नई उड़ान दी। भारत में इस विमान की कई श्रेणियां विकसित की गई, जिनमें सबसे आधुनिक बाइसन है। विश्व के 60 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनमें सिर्फ भारत अब तक की इसकी सेवाएं ले रहा था। आंकड़े बताते हैं कि रूस ने 11,000 से अधिक मिग 21 विमान बनाए, जिस कारण विश्व में सबसे अधिक उत्पादित होने वाले विमान का खिताब इसे ही हासिल है। हालांकि 1963 में इसके आगमन के साथ ही दुर्घटनाएं भी शुरू हो गई थी। उसी साल हमने 2 विमान गंवाए थे, जिसके बाद हर एक वर्ष 1 या 2 जहाज हादसों के शिकार हुए थे। अब तक 400 से अधिक मिग 21 विमान दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिनमें से हमने 170 होनहार पायलट भी खो दिए हैं। इन हादसों में 40 आम नागरिक की भी जान गई हैं। इन सबके कारण इसको उड़ता ताबूत कहा जाने लगा था। मैंने अपने करीबी 2 मित्रों को 2 अलग अलग मिग 21 हादसों में खो दिया है। उनकी यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं। वे दोनों दुर्घटना एक ही साल में हुई थी। तब हम तेजपुर में फ्लाइंग ऑफिसर थे, अगल बगल की मेस में रहा करते थे और हर शाम हमारा मिलना होता था। रोज क्रिकेट खेला करते थे, मगर हमने उन्हें खो दिया। ब्रह्मपुत्र में उनके विमानों का मलबा गिरा और मुझे ही उनके पार्थिव शरीर को लाने भेजा गया। बाद में जांच से पता चला कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। 1982 से 2006 तक 4 कमेटियां हादसों की जांच के लिए बनाई गई। सभी ने इंजन में गड़बड़ी की बात करते हुए इसको हटाने की सिफारिश की थी। उन सलाहों पर अमल नहीं किया जा सका। यह स्थिति तब थी जब खुद रूस का कहना था कि इस विमान की टोटल टेक्निकल लाइफ 40 साल है। इसका अर्थ है कि हमें 2 दशकों पहले ही इसे रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन हमने इसके सुधार पर जोर दिया और अब तक इस्तेमाल करते रहे। हाँ, इसके हादसे बढ़ गए हैं, तो उड़ान घंटों को 150 से घटाकर 125 घंटा प्रतिमाह जरूर कर दिया। सुखद यह रहा कि साल 2006 में सरकार ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अभी हाल ही में इसके संबंध में बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है। ये 14 नंबर की अपनी महारत्न कंपनी की कैटेगरी में दर्ज की गई है और इसको महारत्न का दर्जा मिला है। तो HAL का साथ मिलकर के 40 तेजस बनाने का भी फैसला किया गया था और 2 दशक बाद 38 विमानों की आपूर्ति हो सकी।
जब इस विमान को मिग 21 का विकल्प माना ही नहीं गया था। अब 83 LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, तो 83 LCA मार्क 1 विमान का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें 5 की आपूर्ति जून 2026 तक होने की उम्मीद है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है। 42 स्क्वाड्रन का मतलब होता है 18 टोटल जहाज होते हैं इसमें। 16 कैसे रहते हैं इसमें लागू रहते हैं, यहाँ पर दिया गया था ना, 16 फाइटर होते हैं, 2 अभ्यास वाले रहते हैं, 18 विमान होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी 31 स्क्वाड्रन ही हमारे पास है। मिग 21 की विदाई के बाद अब 2 स्क्वाड्रन की और कमी होने जा रही है। इस अंतर को हमें जल्दी पाटना होगा, खासकर दुश्मन देशों के मिजाज को देखते हुए। मिग 21 श्रृंखला का सबसे ज्यादा स्थिर और शानदार विमान विस माना गया। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए 1980 के दशक में हमने इसको उन्नत बनाने का फैसला किया और रूस से जब यह लौटा तो इसका नामकरण बाइसन किया गया। R-27 R-73 मिसाइल प्रणालियां लगाई गई थी, हालांकि तब भी इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया था, जब इसकी मूल समस्या यही थी। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि एयर कमांडर सुरेंद्र सिंह त्यागी के नाम सबसे अधिक समय तक मिग 21 उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने करीब 6000 बार यह विमान उड़ाया, लगभग 45,000 घंटे इसके कॉकपिट में बिताए। पिछले दिनों उनको रूस बुलाकर सम्मानित भी किया। तो बहुत ही शानदार ये, और इसके बहरहाल तमाम कमियों के बावजूद मिग 21 ऐसा विमान रहा जो हजारों बेहतरीन पायलट गढ़े जिसने, और हमें आज भी गौरव है। निस्संदेह आज इसकी विदाई हो रही है, लेकिन हम जैसे उन हजारों एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की याद में रहेगा मिग 21 के साथ आसमान को नपा है। बहुत ही शानदार एडिटोरियल देखें। जय हिंद, जय भारत।